ओके, तो एक बार हम क्या करते हैं बच्चे, रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट टाइम कराया था ना, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं फिर से वो स्लाइड्स निकाल रही हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, राइट। तो बच्चे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं फटाफट से बता रही हूँ, 5 मिनट में कवर करती हूँ, 5 से 7 मिनट में, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, हमने सबसे पहले पोजीशन देखी थी डी ब्लॉक की पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है, तो तुम्हें पता है भैया एस और पी के बीच में होती है, ठीक है। और मैंने फिर बताया था कि आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक तो याद होना ही चाहिए, बताया था ना। और मैंने क्या कहा था, आपको ट्रिक भी बता दी थी लर्न करने की, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया हो। और इसको कैसे बताया था, कैसे करोगे, जो ये 345D सीरीज को कैसे लर्न करोगे, डाउन द ग्रुप याद कर लो, है ना। मैंने कहा था वी नोबिता, मांजा टीना चावला रे, आयरन रूट गया ओसम, है ना। सबसे सस्ता कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, ऐसे करके बताया था। और बाकी सारे तो टिटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, ऐसे करके याद रख लो। एक रिदम सी बन रही है, अपने आप याद हो जाएगा। मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताई है कभी स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली वो फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही याद हो रहा है तो ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो जिसको 3D सीरीज याद है वो ठीक है, जैसे मनोज कह रहे हैं उनको याद है, जिनको याद नहीं था मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दी थी, ठीक है। और क्योंकि इस वाले चैप्टर में पढ़ना ही हमें डी ब्लॉक है, तो भैया डी ब्लॉक तो आना बहुत जरूरी है। और हाँ, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या काम करेंगे, आपको क्रोमियम और कॉपर की मैंने बता दी थी एक्सेप्शन है। आपको जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं आप देखना, उसमें उसमें ना आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी एक्सेप्शन वाली, जैसे प्लेटिनम और पैलेडियम की ना एक्सेप्शन है कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार उसको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना, एक बार बस रीड आउट कर लेना, पेपर में नहीं पूछी जाती है वो, ठीक है। फिर एक बार देख लेना बस, ठीक है। और मैंने कहा था ये एक्सेप्शन क्यों आ रही थी, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है 3D और 4s के ऑर्बिटल के बीच में वो कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बता दी थी। उसके बाद मैंने बोला था बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट आप किसको कहेंगे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट आप उन्हीं को कहोगे जिनका जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, डी सबशेल बेसिकली पार्शली फिल्ड होना चाहिए, है ना। या आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट होना चाहिए। आई मीन टू से कि 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होने चाहिए, तभी आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। या तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो ट्रांजिशन एलिमेंट, या अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हो, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में और ना ही उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास डी सबशेल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन में से नहीं होते, उनके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल में तुम्हें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जनरल टेंस हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। मैंने बोल दिया था जो ये वाला टेढ़ा, जो ये इरेगुलर ट्रेंड आ रहा था कि पहले तो डिक्रीज हो रहा है, फिर बीच में कांस्टेंट हो रहा है, फिर एकदम से जिंक वाले केस में ज्यादा हो रहा है ना। मैंने इसका रीजन बता दिया था, आई होप तुम्हें पता हो, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। दोबारा बताने की जरूरत है तो बता दो मुझे, बोलो। नो नीड मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं क्या, शायद कुछ कह रहे हो। हम रिपीट कर दीजिए। ओके, रिपीट देखो कर देती हूँ। अब कह रहे हैं तो एक बच्चा भी कह रहे, तो देखो लेफ्ट टू राइट तो वही होगा जो हम लोअर क्लासेस में देखते थे कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्योंकि आप क्या बोलते थे कि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, साइज कांस्टेंट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे डी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पहले D1 D2 D3 ऐड हो रहे थे, अब और ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो डी इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्या करेंगे, वो शील्ड करके रखेंगे आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट वाला भी रोल प्ले हो रहा है, प्लस न्यूक्लियर चार्ज वाला भी हो रहा है। तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को फैक्टर क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी रेडियाई कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन जिंक के केस में क्या हो रहा है बच्चे, एकदम से रेडियाई इंक्रीज हो रही है। रीजन, क्योंकि इसमें जो अब वो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा, क्योंकि अब डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपको पता है ना, सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्शन, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्राउड एक्सपेंड हो गया था, ये बताया था, जिसकी वजह से रेडियाई बढ़ गई है। ये मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद मैंने मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में बताया था। मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में मैंने ये बोला था कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और अच्छा हाँ, एक और चीज, मेटेलिक बॉन्डिंग होती क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती क्या है, तो ये ध्यान से सुनना। मेटेलिक बॉन्डिंग बेसिकली मैंने बता दिया था, लेकिन एक लैंग्वेज के टर्म्स में नहीं बताया था। मेटेलिक बॉन्डिंग बच्चे बेसिकली वो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अगर मैं एक सोडियम का एग्जांपल लूं, ध्यान से देखना एक बार,
ठीक है, ये सोडियम का है, मान लो न्यूक्लियस है ये, और ये वैलेंस है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही और भी बहुत होंगे, क्योंकि मैं लैटिस दिखा रही हूँ आपको, तो लैटिस में तो बहुत सारे सोडियम होंगे, तो आप देख पा रहे हो ये बीच में न्यूक्लियस और इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये बहुत सारे मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या होता है बच्चे, इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, देख पा रहे हो, ये हर एक क्या करता है, सोडियम का एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। और मैंने कहा था सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, जिसकी वजह से सोडियम मेटल तो है लेकिन वो हार्ड नहीं है, तभी जब आप उसको नाइफ से काटते हो तो बहुत ज्यादा इजीली कट जाता है। जबकि ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे नहीं होते, वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही आपका जो लैटिस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, मतलब उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको उसके फ्री एटम्स में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वही सेम। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो भैया हार्ड होंगे, है ना, हार्ड होंगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट और बॉयल करने के लिए। सिर्फ इसमें मैंने एक्सेप्शन ये बोली थी कि मैग्नीज और टेक्टिनियम को ध्यान रखोगे, हालांकि उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा उसमें डिप दिखाई देता, होना तो चाहिए था ज्यादा, लेकिन कम होता है क्रोमियम वगैरह के कंपैरिजन में। सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बच्चे जिंक की होती है, क्योंकि D10 है, और सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो ये आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ध्यान रख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया था, है ना। उसके बाद ध्यान रखना, जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं उसमें ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, ये भी बता दिया था। जो 4D और 5D सीरीज के होते हैं उसमें ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। डेंसिटी का मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जिंक की सबसे कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लेते कि क्रोमियम की कम क्यों है, जिंक की इतनी ज्यादा क्यों है। नहीं नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हार्ड नहीं बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे बच्चे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, है ना, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ज्यादा खींचेंगे, और जितना ज्यादा खींचेंगे भैया, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में, उतना ज्यादा आपका लैटिस क्या होगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हार्ड होगा, ठीक है, और हार्ड होगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मैं दोबारा नहीं बता रही, नहीं जरूरत ना बताओ बताने की, बोलो। ठीक है ना, चलेगा, चलेगा ना ऐसा? ओके चलो बच्चों, यस मैम। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हो पंकज? नहीं मैम। हाँ ठीक है, चलो वो है क्या, मनोज है क्या यहाँ पे? मनोज है, हो क्या बेटा, आर यू देयर बेटा? रोहन भी आ गया आज, तो रोहन लास्ट टाइम नहीं थे क्या? मनोज तो नहीं है यहाँ पे, मनोज गया क्या? यस मैम, चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो। देखो अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको डी ब्लॉक में कराऊंगी ट्राई ये करूंगी कि आपको पॉइंट्स बना के लिखवाऊं, समझ रहे हो, ताकि पॉइंट्स बनाने का एक ये भी मेरा मतलब है, क्योंकि जब आप पॉइंट बना के याद करते हो ना तो आपको वो ज्यादा माइंड में ज्यादा टाइम तक रहता है, जबकि पैराग्राफ को रट्टा मारते हो तो ऐसे लग रहा है कोई कहानी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, पॉइंट्स बना के लिखेंगे। तो बच्चे पहले ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे आपको क्या देखना है। तो आप सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाने की। वेरिएबल, एक बात खुद सोचो, कोई बंदा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाएगा, क्यों दिखाएगा? ध्यान से पढ़ो, इसका क्या मतलब है, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 इंटू डी एंड ns ऑर्बिटल की वजह से। क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया था क्रोमियम और कॉपर की जब एक्सेप्शन हमने देखा था कि जो d और s ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस है वो कम है। अगर बच्चे मान लो, देखो एक तो है, मान लो इतना डिफरेंस है, ध्यान से देखो, और एक है इतना डिफरेंस, तो अगर डिफरेंस कम है तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, और अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा तो मतलब दोनों ही ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो मतलब एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से हम दोनों में से जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो इसका मतलब आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा कैसा कौन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा वो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो बच्चे पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लिखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of
फर्स्ट रो यानी कि 3D ट्रांजिशन सीरीज लिखो, लिख रहे हो ना? 3D ट्रांजिशन इज +2, इज +2। क्यों? एक बार मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे इसकी, आप देखते हो ना, सब में क्या होता है, n-1, d में 1 to 10 आते हैं इलेक्ट्रॉन और ns में 2 आते हैं। तो बच्चे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, निकालना इजीली होता है, इजी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है ना, माना कि शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है, बट है, डी वाले जो है अच्छे से शील्ड करके रख पाते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल पे ना न्यूक्लियस का इतना फोर्स नहीं लगता है, तो हम जो है, जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो एस ऑर्बिटल में है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज की, वो +2 रहेगी, लेकिन एक्सेप्ट स्कैंडियम, एक्सेप्ट बच्चे स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे +2 तो दिखाएंगे दिखाएंगे। फिर आप कहोगे मैम स्कैंडियम कौन सी दिखाता है? तो स्कैंडियम बच्चे +3 दिखाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज में आपको एग्जाम ऑप्शन दे देंगे और आपको कहेंगे इनमें से बताओ कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। तो बच्चे स्कैंडियम एकलौता ऐसा प्राणी है जो सिर्फ +3 दिखाता है। अब इसका रीजन सुनो, +3 क्यों है? क्योंकि स्कैंडियम, क्या बेटा? जिनकी भी तो होगा, वो भी तो एक ही दिखाता। श्वेता क्या बोल रहे हो बेटा, सुनाई नहीं दिया? कोई बोल रहे? स्कैंडियम और जिंक भी तो एक्सेप्शन है ना बच्चे अभी मैंने लिखवाना शुरू किया, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है, कि मैम। ठीक है। तो +2 तो जिंक भी दिखाता है, लेकिन मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम सिर्फ +3 दिखाता है। क्यों दिखाता है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s2 3d1। तो बच्चे जब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो इसका क्या बचता है, d1, यानी कि d में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये स्कैंडियम भैया ऐसा है, वो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है तो मैं स्टेबल नहीं हूं, मैं तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दूंगा। समझ रहे हो? मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दूंगा, इसलिए ये अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन रखता ही नहीं है, क्योंकि D1 में स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी लूज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, +3 में। इसीलिए स्कैंडियम जो है +3 दिखाता है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, लिखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड एज, लिखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, as number of unpaired electron increases oxidation state increases, number of unpaired electron decreases oxidation state decreases। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे स्कैंडियम में बच्चे ये है 4s2 3d1 होता है ना, तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, यहाँ से ध्यान से सुनना पीयूष, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो d1 बचेगा, d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो स्कैंडियम भैया d1 में स्टेबल नहीं है, वो कहता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को नहीं चाहिएगा, मेरे को नहीं चाहिएगा, मैं उसको दे दूंगा और अपना आर्गन में आराम से मजे से रहूंगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी दान में दे देता है। इसलिए स्कैंडियम का बोला मैंने ये +3 शो करता है, सिर्फ +3 शो करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला जैसे जैसे तुम खुद समझो, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या है बच्चा, कि पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर भैया ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती जाएगी। ये वाला तो समझ में आ गया पॉइंट? बोलो बोलो बच्चा। यस मैम। चलो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद लिखो बच्चे टिटेनियम, टिटेनियम 4 इज more stable than titanium 3 and titanium 2 and titanium 2। क्यों ऐसा, क्यों? वही सेम रीजन। टिटेनियम 4 में क्या होता है बच्चे, जब आप देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D0, ठीक है, तो जबकि इसमें क्या है, D2 है और इसमें क्या है, D1 है। तो ये टिटेनियम जो है बच्चे अपने 1 या 2 वाले ऑक्सीडेशन से स्टेट से ज्यादा बच्चे अपने +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ध्यान रखना, जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले आता है फुल्ली फिल्ड D10, फिर आता है हाफ फिल्ड, फिर उसके बाद कौन से वाले स्टेबल होते हैं, जिनमें D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। टिटेनियम 4 वाला क्या होता है बच्चे, ज्यादा स्टेबल होता है 3rd और 2 वाले से। अभी लर्न करते जाओगे, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे आप, सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज,
मैग्नीज तक अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है बच्चे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो एस में इलेक्ट्रॉन है वो और जो डी में इलेक्ट्रॉन है वो उन दोनों को ऐड कर देना, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखो बच्चे हाईएस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट आता है आपके एग्जाम में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑस्मियम। सबसे ज्यादा बच्चे ऑस्मियम दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी होती है उसकी, +8 होती है। तो आप इसको मेंशन करेंगे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, ऑस्मियम की। देखो जहां पे भी जो भी रीजनिंग आएगी, जहां पे समझाने वाला होगा, वहां पे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी, और जहां पे अगर मैं बोलूं बेटा ये लर्न कर लो, तो वो आप समझ जाना कि ये हमें क्रैम ही करना पड़ेगा। तभी मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, ताकि आपको भूलना ना पड़े, आई मीन आप भूलो ना, ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहे चीजें। ठीक है, 6th वाला लिखो बच्चे, 6th वाला लिखो, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स लिख दो, एक ही बात है, इन ट्रांजिशन मेटल सक्सेसिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पता है कहाँ बन के आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफर बाय 1 यूनिट, इज डिफर बाय 1 यूनिट, while in p block elements, in p block element oxidation state is differ by 2 यूनिट। अगर आपको याद हो बच्चे, पी ब्लॉक में हम क्या करते थे, जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते थे 2 का डिफरेंस आता था, जैसे लेड 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नाइट्रोजन +3 +5 है ना, टिन +2 +4, तो बेसिकली क्या है 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। जबकि इसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल में क्या है, सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4 +5 है ना, +3 +4, इस तरह से एक ही यूनिट का डिफरेंस आता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चे, इट इज फाउंड, अब मैंने आपको पहले ही बोला इट इज फाउंड, मतलब ये ऐसा मिला कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल for heavier elements, for example in group 6 कौन कौन होते हैं ग्रुप 6 में, टंगस्टन होता है और एक मोलिबेल्डियम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आपके हैवियर एलिमेंट्स है, मतलब जो 4D और 5D सीरीज के हैं बच्चे, देखा गया कि उनकी हाईएस्ट मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो बच्चे टंगस्टन और मोलिबेल्डियम बच्चे क्या है, वो ज्यादा स्टेबल मिले, इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। ठीक है, ठीक है, ये लो बेटा, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा अर्शिता, डोंट वरी। मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा देखने को मिला, ध्यान से सुन लो, हैवियर एलिमेंट के केस में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि पी ब्लॉक में हम क्या देखते थे बच्चे, डाउन द ग्रुप क्या होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती थी इनॉट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ध्यान रखना ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, जबकि डी ब्लॉक में ये देखा गया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो बच्चे टंगस्टन और आपका जो मोलिबेल्डियम, उनकी 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है क्रोमियम की, और ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये होता है। और हाँ, ध्यान रखना इसको कि भैया टंगस्टन और मोलिबेल्डियम के केस में 6 वाली ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल होती है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या जो Cr2O7 नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आपका टंगस्टन और जो आपका मोलिबेल्डियम है वो नॉट सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोला, ध्यान से समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, समझ रहे हो। तो ये इतना अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद को रिड्यूस कर सकता है। जबकि टंगस्टन और मोलिबेल्डियम में क्या है बच्चे, 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ओके, ठीक है, शायद कर सकते हो जोया। तो मतलब इसमें 6 वाली ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल होने का क्या मतलब है, ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये अपने आप को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जबकि क्रोमियम की 6 वाली इतनी स्टेबल नहीं है, तो वो अपने आप को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखा सकता है। इस वजह से ये वाली चीज आप ध्यान रखें।
समझ में आ गई? इनमें तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे? स्ट्रॉन्ग बच्चे मैंने ऑक्सीडाइजिंग। बोला क्रोमियम वाले ना 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है टंगस्टन और मोलिबेल्डियम से। तो मैंने बोला जो क्रोमियम वाला है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे? रिड्यूस करे। समझ रहे हो? मतलब खुद को ही रिड्यूस कर सकता है, +6 से +5 +4 में जा सकता है। जबकि टंगस्टन और मोलिबेल्डियम भैया अपने 6 वाले में बढ़िया मस्त स्टेबल है, इनको ये जाना पसंद नहीं करेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 5 में 4 में। तो ये कुछ ज्यादा खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, अब ठीक है बच्चे। यस मैम। उसके बाद यस ये मैम। वाला पॉइंट लिखो जो मैं ये रिएक्शन लिखवा रही हूँ, एक बार लिखो। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन Cu, इनका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.52 और इसका है 0.34 वोल्ट। अब ये क्यों लिखवाई है मैंने, अब ध्यान से सुनना बच्चे। अगर मान लो आपको ये बताना हो कि Cu+ और Cu2+ में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे चेक करेंगे? अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो, अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो तो आप बता सकते हैं बच्चे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने कहा था बच्चे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो खुद को क्या करता है बच्चे? रिड्यूस करता है। बताया था, याद है? यस वो मैम। क्या करता है? खुद को रिड्यूस यस मैम। करता है। और खुद को रिड्यूस करने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा फटाफट से और इसमें जाएगा। तो हमें दिख रहा है बच्चे Cu+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो फटाक से गेन करके इलेक्ट्रॉन Cu में जाना पसंद करेगा, इसीलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर Cu+ Cu में जाना चाहेगा तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि Cu+ इज लेस स्टेबल देन Cu2+? बोलो, लेस यस मैम। स्टेबल देन। ठीक है, तो ये वाली चीज भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि Cu+ वाला लेस स्टेबल है Cu2+ से। किसके बेसिस पे बताया बच्चे हमने ये बताया रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे, कि अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो हम इजिली बता सकते हैं। 8 पॉइंट लिखो बच्चे, लिखो द कंपाउंड्स ऑफ मेटल विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन exhibit highest oxidation state, क्यों होता है? अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है बच्चे। जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स है ना, अगर वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों है ऐसा बच्चे? देखो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या हो रहा है? देखो बच्चे, अगर फ्लोरीन किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ कंपाउंड बना रहा है तो फ्लोरीन तुम्हें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, और अगर अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो मेटल को सारा खाली कर देगा। और अगर खाली कर देगा, खाली करने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ध्यान रखना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड बनते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन भैया हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चे, VO2+, TiO2+, ठीक है, MnO4 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव। तो जब आप इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे ना तो वो ज्यादा है। जैसे वेनेडियम की कितनी है बच्चे? यहाँ पे 5 है, ठीक है, इसकी आप चेक कर सकते हो, इसकी आप +7 है, इसकी +6 है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही होगा। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो बच्चे, इसी के साथ है, 9th पॉइंट मत डालना, ये लिखो, या 9th पॉइंट डाल भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लिखो ऑक्सीजन स्टेबलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट लिख लो। ऑक्सीजन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन द फ्लोरीन, क्या बोला अब मैंने बच्चे? कि जो करेंगे तो दोनों ही, लेकिन ऑक्सीजन वाला क्या करेगा? ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। जैसे देखो बच्चे, एग्जांपल है MnF4 एंड Mn2O7।
ठीक है, क्यों? देखो MnF4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चा तो ये बनता है टेट्राहेड्रल। ऐसे अगर मैं Mn2O7 का बनाऊं, ध्यान रखना स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है उसका। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बच्चे Mn2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, कितनी है Mn की, देख पा रहे हो क्या? +7 है, और यहाँ पे कितनी है? +4 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। इसी वजह से ऑक्सीजन जो है ज्यादा स्टेबलाइज करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ, सल्फर भी करेगा, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ बच्चे, सल्फर के कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे आपको ट्रांजिशन मेटल के साथ, ठीक है। बॉन्ड ज्यादा अच्छा नहीं बनता उनके बीच में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं Mn की बच्चे, Mn का स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, 1 2 3 4 sp3 होगी। और sp3 की बच्चे क्या होती है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल होती है। ये वाला क्लियर हो गया? पहले तो जल्दी बताओ मुझे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। उसके बाद बच्चे 10th पॉइंट लिखो, देख लो कितने पॉइंट हो गए, 9 हो गए, अभी 10th लिखवा रहे हो। ये क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो आप कि कॉपर 2 हैलाइड्स, ध्यान से सुनना, कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का और ये कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, बट एक्सेप्ट आयोडाइड, व्हाई? तो एक काम करो, इसको 10th पॉइंट की जगह क्या लिखो, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन बट एक्सेप्ट आयोडाइड, व्हाई? मतलब बच्चे आयोडाइड के अलावा, जैसे अगर आप देखो CuF2 देखो, CuBr2 देखो, ये तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चे ये ऐसा क्यों होता है, ये आप ध्यान रखना। जो आपका Cu2+ है ना, जब वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाने की बजाय वो क्या करता है, आयोडीन जो है आपका वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपको CuI मिल जाता है CuI2 की जगह। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने बच्चे कि आपको CuI2 देखने को नहीं मिलता, रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि अगर आप Cu2+ को इसके साथ रिएक्ट करते हो आयोडाइड के साथ, तो वो क्या करता है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है ये बच्चे, सॉरी, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, I2 और ये Cu2I2 बना के दे देता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला? दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा बच्चे, ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी रिएक्शन हो रही है और आपको Cui मिल रहा है। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको Cui मिल रहा है, ना कि CuI2, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन बाकी सारे CuBr2, CuCl2 ये आपको देखने को मिलते हैं, बट ये आपको देखने के लिए नहीं मिलता, और जो नहीं देखने को मिलता इट मीन्स वो एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन है तो पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, कि Cu+ को बोलते हैं बच्चे क्यूप्रस और Cu2+ को बोलते हैं क्यूप्रिक। आई थिंक मैंने पहले कभी बताया है ये, ठीक है। या ध्यान रखोगे बच्चे ये वाला पॉइंट कि CuI2 नहीं एग्जिस्ट करता है इस रीजन की वजह से, क्योंकि आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चे I2 में, और Cu2 ये क्या बन जाता है, Cu2I2 बन जाता है, ठीक है। बैलेंस आप कर सकते हो इसको, ठीक है बच्चे, बोलो बोलो। यस मैम। उसके बाद लिखो, मैनी कॉपर +1 कंपाउंड्स, मैनी कॉपर +1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। वो बोल रहे हैं कि जो कॉपर +1 के कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो कॉपर +1 के अगर स्टेबल नहीं होते तो क्या करते हैं बच्चे, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चे, जो ऑक्सीडेशन भी करे साइमल्टेनियसली और रिडक्शन भी करे। तो Cu+ जो है अनस्टेबल होने की वजह से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है, यानी कि Cu2+ बच्चे ज्यादा स्टेबल है Cu+ से। एक तो हम कैसे बता सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैंने आपको बताया था उसके बेसिस पे बता सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो वो आपको वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप ये बोल सकते हैं बच्चे Cu2+ की ना हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से Cu2+ जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इससे हाइड्रेशन
हाँ, सीयू की तो बच्चे वैसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है, +1 और +2, लेकिन +2 में वो ज्यादा स्टेबल रहता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, और जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसी को बोला गया है नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब Cu2+ के केस में ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू Cu+, इसलिए Cu+ किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, Cu2+ में हो जाता है। और ध्यान रखना कॉपर वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, ये भी पूछा गया है, शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार मैंने जितना भी आपको बताया है इसके यही पॉइंट रहेंगे, ठीक है, जितने मैंने बताया, तो एक बार क्या करते हैं फटाफट से ना रिवाइज कर लेते कि क्या क्या किया है ना। तो 1 बाय 1 चलते हैं, कौन बताएगा, देख के बता सकते हो, जल्दी 1 बाय 1 बताओ क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे, बोलो बोलो बच्चा, जल्दी से रिवाइज करो, यहीं पे लर्न करके जाना तुम्हें, घर पे तुम नहीं पढ़ते हो, घर पे 15-20 मिनट भी दोगे तो सारा लर्न हो जाएगा। पहला क्या बताया मैंने, कौन बताएगा, जिया बताओ बच्चे, पहला क्या बताया था पॉइंट। मैम जो स्कैंडियम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन दिखाता है, क्योंकि उसमें डी वाले और सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। हाँ, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ठीक 1 है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी बेटा, जस्ट बोलते जाओ। हाँ, बाकी दूसरा कौन बताएगा, सेकंड वाला, जल्दी अपने आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, अरे मैम बोलते नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होगी, और अगर जाओ। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, टिटेनियम 4 वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि D0 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम की होगी। ट्रांजिशन मेटल में सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफर बाय 1, व्हाइल इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफर बाय 2। टंगस्टन और मोलिबेल्डियम की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, लेकिन क्रोमियम वाला जो है वो ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला Cu+ ज्यादा Cu+ कम स्टेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। फिर मैंने बताया फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ट्रांजिशन मेटल जो है काफी अच्छे कंपाउंड्स बनाते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं। रीजन क्या बताया, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, डी पाई, अगर कोई आपसे पूछे ये कैसी बॉन्डिंग है तो आप बोल सकते हो डी पाई बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे, जबकि फ्लोरीन क्या है, सिर्फ फ्लोरीन जो है 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसीलिए वो ये मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। बच्चे कॉपर 2 हैलाइड्स वाला अर्शिता ये है बेटा कि जो आपके Cu है वो CuF2 भी बताता है, CuBr2 भी बनाता है, CuCl2 भी बनाता है, लेकिन CuI2 नहीं बनाता। क्योंकि क्या होता है बच्चे, ये बनाने से पहले ही क्या होता है, जो आयोडाइड आयन होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, और आपको मिल जाता है Cu2I2, मतलब आपको Cui मिलता है, CuI2 नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे अर्शिता समझ में, ठीक है, कॉपर प्लस वाले कंपाउंड ध्यान रखना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब देखो जो मैंने तुम्हें बताया था कि देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, स्कैंडियम सिर्फ +3 की करता है। देखो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा करता है, मैग्नीशियम बोल रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मैग्नीज वाली जो है सबसे ज्यादा +7 तक चला जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जिंक वाली भी बच्चे +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया कि D10 वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर D5 वाली, और फिर D0 वाली, फिर कोई और कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। हाँ बोलो मैम Fe जो होता है वो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता? कौन बेटा, मैम आयरन। आयरन कैसे करेगा बच्चे, +5 की स्टेबल ही नहीं है, तो +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चे, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैम एनसीईआरटी में जो दिया गया है ना तो उसमें लिखा हुआ है कि वो +2 +3 +4 एंड +6 करता है, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या +6 बच्चे इसलिए करते हैं, देखो Fe क्या होता है ना, इधर देखो क्या होता है 4s2 3d6, यही होता है ना, आयरन का 26 होता है ना, तो ये बच्चे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ना, हर कोई ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Fe जो है +5 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। देखो यहाँ पे +5 मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 3 यहाँ से निकलेंगे,
ठीक है। और अगर मैं +6 की बात करूं तो 2। वैसे देखा जाए तो बच्चे +6 में भी बिल्कुल ज्यादा स्टेबल नहीं होता। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से सारे बच्चे, ये जो मैंने इसको ऑरेंज से दिखा रखा है, देखो जो ये ऑरेंज से दिखा रखा है ना, इट मींस वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। हालांकि ये दिखाते हैं लेकिन ये बहुत रेयर होती है। आपको कहीं भी Fe+4 दिखाते हैं लेकिन आपको Fe+4 Fe+6 कहीं देखने को नहीं मिलेगा और आपको ये याद भी नहीं करनी है, ठीक है। जो Fe की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसमें वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो एक तो +2 वाला होता है स्तुति, और एक +3 वाला में भी होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी है इस चैप्टर में जो आपकी काम की नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है स्तुति। ओके मैम। आप क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट फ्लो ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करेगा और सबसे कम कौन करेगा, स्कैंडियम वाला और जिंक वाला। और आपको ये ध्यान रखना है जैसे जैसे आपकी पेयरिंग होनी स्टार्ट होती जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो लास्ट वाले में है बच्चे वो कम होती जा रही है, ठीक है। ऐसे आप इसका बना सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से होगा, जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होनी मतलब हो जाएगी तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। मेन आपको ध्यान रखना है +2 +3, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी हम देखते हैं, इससे पहले ना मैं आपको वो बता देती हूँ, 1 सेकेंड रुको बेटा, ये क्योंकि ये वाला मैंने तुम्हें कहाँ सिखाया था, कोऑर्डिनेशन में मैग्नेटिक मूवमेंट सिखा दिया था मैंने तुम्हें, याद है सबको, बोलो। यस मैम याद है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस टॉपिक को मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ज्यादा इजी है, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है, आपको करवा रखा है, तो इसको समझाना बहुत इजी रहेगा। बाकी सारे में क्या है ना, क्रैमिंग वाला पोर्शन है जो मैं इसके बाद करवा दूंगी, ठीक है। अभी ध्यान से देखो बच्चे, मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से देखो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आपका क्या होगा बच्चे, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे ना टेबल बना के दे रखी है, तो आप देख पाएंगे मैंने सब क्या वो लिखा हुआ है। जैसे स्कैंडियम मैंने +3 दिखा रखा है, टाइटेनियम +3, बाकी सारे +2 दिखा रखे हैं, और उसके साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है, आप देख पा रहे हैं सारे। और मैंने उसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखा रखे कि D0 में 0 है, 1 में इतना है इधर। और आप यहाँ पे देखो ट्रिक मैंने बता दी थी कि अगर 1 होगा तो 1.8 के आसपास होगा, 3 होगा 3.9 होगा, तो आप 3.8 करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे जैसे जैसे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, देख पा रहे हो। 5 तक कितने हैं, जब तक आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5.8 है, लेकिन जैसे जैसे पेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग गए, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग गए, देखो बच्चे तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या है, कम होने लग गई। देख पा रहे हो इस सीक्वेंस को, बोलो बेटा। यस मैम। ये वाला समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले करा रखा है, आपको कुछ नहीं करना। आपको इसमें लिगेंड वाला तो कोई भी नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आना हुआ डीप लॉक से मैग्नेटिक मोमेंट का, जो कि आता भी है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपको मेटल लाइन दे रखा होगा आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और आपको चेक करना है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अगर मान लो मेटल के साथ लिखना है क्या, ये बच्चे नोट्स में आपकी मर्जी लिखना लिख लो। अगर लिगेंड आ जाता है साथ में, लिगेंड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट। कॉम्प्लेक्स हमने कहाँ देखा था, CFT और VBT में देखा था मैग्नेटिक मूवमेंट, और फिर मैंने कहा था CFT ज्यादा एक्यूरेट बताती है आपके मैग्नेटिक मूवमेंट को, तो आप उससे निकालेंगे। लेकिन अगर फ्री मेटल है, कोई लिगेंड नहीं लगा हुआ, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि CFT से होगा या VBT से होगा, ठीक है। सिंपल लगाओ और बन जाएगा। उसके बाद बच्चे जैसे ये क्वेश्चन है बच्चे, आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द स्पिन ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2+ की, और एटॉमिक नंबर है 27। मतलब ये कोई आपका ट्रांजिशन मेटल है, आपको बताना है M2+ में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो बच्चे Z27 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कोबाल्ट का होता है। ये अब तक आई थिंक लर्न हो गए होंगे, तुम्हें हो जाना चाहिए था, हो गए क्या। 1.8 तो कितना होगा बच्चे, 4s2 3d7 है ना, और 2+ के लिए निकालना मतलब 3d7, तो कितना होगा इसके अनपेयर्ड, देखो कितने हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 3 हैं, तो कितना आ जाएगा इसका 3.8 बोहर मैग्नेटोन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कर लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो कलर्ड में,
देखो जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन करवाया था तो मैंने आपको कलर वाली चीज बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताई थी, है ना। मैंने कहा था कलर किसकी वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। जब अनपेयर्ड, मैंने कहा था जब T2G से EG में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो रेडिएशन को एमिट करेगा विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से कलर आता है ना। तो इसमें भी यही तो है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल तो कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, कहाँ पे, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और मैंने कहा था अगर DD ट्रांजिशन होगी, इस तरह से मैंने बताया था कि ये EG है और ये T2G है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एक्साइट करके जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, D से D ऑर्बिटल में जा रहे तो हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं हम, DD ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, कलर आता है। तो ध्यान रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी आप बोलोगे DD ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज DD ट्रांजिशन नहीं होगी, अदरवाइज DD ट्रांजिशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो बच्चे वो क्यों जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आ गई ना, कलर किसकी वजह से आता है, DD ट्रांजिशन की वजह से और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है ये चीज, पहले तो ये बताओ। यस मैम। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका स्कैंडियम है 3+ और टाइटेनियम है +4, ये आपको हेल्प करेगा। और आपका जो Ag+ है या कॉपर प्लस है या जिंक 2+, Au+ या कैडमियम 2+ या Hg2+, ये क्या करते हैं बच्चे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनमें डी सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता भैया, ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर ट्रांजिशन नहीं होगी या तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या फुल्ली फिल्ड होंगे। समझ रहे हो, मतलब बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो भैया DD ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर DD ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर भी नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है ट्विस्ट, उसके बाद आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, ध्यान से देखना, एक बार मैं लिख लेती हूँ, CrO4 2-, MnO4 नेगेटिव। बच्चे जो इनका कलर होता है ना, इसका होता है येलो, इस समझाती हूँ अभी ऐसा क्यों, डीप येलो, और इसका होता है स्टूडेंट्स पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर आप वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितनी आएगी, यहाँ पे कोई बता पाएगा क्या, +5 आएगी, क्रोमियम की +6 आएगी और मैग्नीज की +7 आएगी। तो मुझे जल्दी से ये बताओ, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज में क्या कोई D इलेक्ट्रॉन है +5 ऑक्सीडेशन और +6 और +7 में, बताओ मुझे। वेनेडियम +5 में, क्रोमियम +6 में और मैग्नीज +7 में क्या कोई D इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जल्दी से बताओ मुझे, बोलो बोलो, है क्या। हाँ जी, 18 स्टूडेंट्स हो, बताओ बच्चे। अर्शिता, स्तुति, दिव्या, जिया, काजल, बताओ। नो मैम। नहीं है, D0 है सब में, यही है। लेकिन फिर भी ये कलर शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कलर शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन में कहा था कि ऑक्सीजन क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मेटल के पास क्या है बच्चे, वैकेंट D ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है, LMCT की वजह से कलर आता है। आप कहोगे मैम LMCT क्या होता है, LMCT होता है बच्चे लिगेंड टू, लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर, एक सेकेंड, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे मेटल कर लेना। LMCT का मतलब है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब देखो, इन वाले मेटल के पास वैकेंट D ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे देता है बच्चे, मेटल की वैकेंट D ऑर्बिटल में दे देता है, जिसकी वजह से ये कलर शो करता है। तो ध्यान रखना, ये तीनों ऐसे केस हैं, ये NCERT में नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ NCERT में नहीं है ये। आप ध्यान रखना कि अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है लिगेंड और D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो समझ जाना वहां पे कलर किस वजह से आ रहा है, LMCT की वजह से आ रहा है। और ये वाला एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, अपने कहीं पे नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा मेरे कहने पे एक तो टिटेनियम +3 का कलर याद रख लो, वॉयलेट होता है। एक याद रख लो मेरे कहने पे कॉपर 2+ का ब्लू होता है, और कोबाल्ट 2+ का क्या होता है, पिंकिश होता है। यहाँ पे रेड सा दिख रहा है, वैसे पिंक होता है। और मैग्नीशियम 2+ का पेल पिंक कलर होता है। बस ये 3 ध्यान रख लो मेरे कहने पे, क्योंकि कई बार ना पूछ लेते हैं। ठीक है, टाइटेनियम +3 का वॉयलेट होता है, ध्यान रखना। मैग्नीज +2 का पेल पिंक कलर होता है, बिल्कुल फेड सा कलर होता है। कॉपर 2+ का ब्लू होता है और कोबाल्ट +2 का पिंक कलर होता है, पिंक रेड मिक्स होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। कलर वाला समझ में आ गया बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो।
यस मैम। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं लगा ना अभी तक? ठीक है, ओके। आई होप जितना आप करवाया सारा याद हो गया होगा अभी तक। बताओ, हुआ क्या याद? नो मैम, कलर वाला याद नहीं हुआ अभी। नहीं, कलर वाला तो बस एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। बाकी ये वाली सारी चीजें ध्यान रखना कि कलर, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन, ठीक है, अगर नहीं है तो कलरलेस। लेकिन अगर आपको ये तीनों कंपाउंड मिलते हैं तो उनका कलर किस वजह से आता है बच्चे? LMCT की वजह से आता है, यानी कि लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर। अब आपने क्या देखा बच्चे? दो चीजें देखी, एक तो डी ट्रांजिशन और एक LMCT। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो उसके बाद है बच्चे, इसको तो हम फटाफट निपटाएंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को देखो क्या है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपके पास कोई लैटिस है, मान लो कि किसी का भी लैटिस है आपके ट्रांजिशन मेटल का, तो उसमें क्या होता है, जो ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, बेसिकली इनको आप क्या बोलते हो? वॉइड बोलते हो। तो इन वॉइड में क्या होता है? छोटे छोटे एटम जाके बैठ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, जिनकी इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रटने का। मैं फिर बोल रही हूँ, वैसे तो ये मैं तुम्हें घर के लिए दे देती कि रट लो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दूंगी, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। जितना मैंने लिखा हुआ है इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे, इनमें वॉइड में क्या होता है? छोटे छोटे एटम जाके बैठ जाते हैं। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन हो गया, तो इन स्पेस को वो क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन देयर लैटिस में। इन्हीं को ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल मतलब क्या है? इंटरस्टिशियल साइट पे जाके छोटे 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 एटम जाके बैठ जाते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि जो आपका ये लैटिस है ना, वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। बेसिकली जो आपके प्योर मेटल है, सपोज आपका किसका है? टाइटेनियम का लैटिस है, लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे बैठ गए एटम्स, जिसकी वजह से क्या होगा? जो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो हार्ड हो जाएगा उसके प्योर मेटल से। पहली चीज आप ये ध्यान रखेंगे। अगर हार्ड हो जाएगा तो मतलब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, अगर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा तो भैया रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको बोला गया केमिकली इनर्ट। और थर्ड पॉइंट है बच्चे, मेटेलिक कंडक्टिविटी को ही रिटेन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपका प्योर लैटिस था तो करंट कुछ अलग वैल्यू आ रही थी और इसमें छोटे छोटे एटम बैठने के बाद कुछ अलग इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करवाएगा। और ये बहुत बार आपके नीट और जेई में आ चुका है क्वेश्चन। कैसे आता है क्वेश्चन? आपको एक स्टेटमेंट लिखती जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड, या ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो आपको ये वाले पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है? और ये क्या होता है? नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्या होता है कि रेशियो सेम नहीं होता। अगर आप टिटेनियम में भैया छोटा सा हाइड्रोजन बैठा है तो टिटेनियम और हाइड्रोजन का जो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है? ये आपको एग्जाम्पल सिर्फ एक बार रीड कर लेना, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैंने पॉइंट बताया, कौन कौन से बताए? एक तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक मटेरियल्स है, ये हार्ड है, हार्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, केमिकली इनर्ट है, और मेटेलिक कंडक्टिविटी को क्या करते हैं बच्चे? रिटेन करके रखते हैं। याद हो गए? जल्दी बताओ, सारे पॉइंट्स याद हो गए? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी बच्चा पार्टी, हो गए क्या? हो गए यार, 4 पॉइंट है। उसके बाद एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये छोटे छोटे से हैं। एक तो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कैटालिटिक और एलॉय, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये टॉपिक इजी है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 4-5 पॉइंट जो मैम बता रही है, मैं बता रही हूँ, वो आपको लर्न करने हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बच्चे? आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना और रिएक्शन को फास्ट करना, यही पढ़ते हैं। तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। वो क्यों, कौन कौन है बच्चे? वेनेडियम एज V2O5 यूज होता है, आपने पी ब्लॉक में देखा होगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है ये H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। निकल यूज होता है हाइड्रोजनेशन के केस में। आयरन आपका एज अ कैटलिस्ट यूज होता है हेबर प्रोसेस के केस में, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल जो है बच्चे आपके कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? तो बच्चे इसका एक सॉलिड सा रीजन ये है कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और अगर अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो ज्यादा एलिमेंट के साथ कंबाइन हो पाएंगे, ठीक है? और ज्यादा अगर कंबाइन हो पाएंगे तो क्या होगा? मेरे से कोई आके चिपकेगा, एनर्जी रिलीज हो करूंगी, और वो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी बच्चे? जैसे देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। जो ये एनर्जी रिलीज होगी वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी रिलीज हुई है फिर वो क्या करेंगे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे,
ठीक है। अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स का पाउडर फॉर्म ले लो तो मतलब बेसिकली उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो मैं कैटालिटिक सरफेस एरिया, मेरे ऊपर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एलिमेंट्स आके चिपकेंगे, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी को वो किस में यूज करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में यूज करेंगे, ठीक है। और वो फटाफट से क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो मेरे ऊपर चिपके हुए थे वो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे और मेरे सरफेस एरिया को छोड़ के भाग जाएंगे। समझ में आ गया बच्चा? जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी। मेरे को 17 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ मैम क्लियर है, थम्स अप, कीप गिविंग मी थम्स अप, जल्दी, शाबाश। लर्न हो गया होगा अभी। ये दो मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं तुम्हें, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और लार्ज सरफेस वाला, बाकी सब भूल जाना बस, ठीक है। अच्छा सौरभ भी आ गया क्या? मुझे लगा सौरभ नहीं है क्लास में। हाँ, उसके बाद बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ पे देखो ये आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, आपको भी लर्न करनी है, ठीक है बेटा, आपको भी लर्न करनी है। कैसे करनी है लर्न, ध्यान से सुनना। अगर आप आयोडाइड और ये क्या है आपका क्या बोलते हैं, पेरोक्सो डाइसल्फेट है, अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, I नेगेटिव I2 में चेंज हो जाता है और ये वाला SO4 सल्फेट में आप SO4 2 नेगेटिव में चेंज हो जाता है, विच इज योर सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट का क्या रोल है, कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन को फास्ट करेगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनाने में क्या करेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चे, Fe3+ यूज करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ट्रांजिशन मेटल्स जो है कैटलिस्ट क्यों किस लिए बिहेव करते हैं कैटलिस्ट की तरह, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। तो देखो +3 वाला इसके साथ कंबाइन हो रहा है और +2 वाला इसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो Fe3+ क्या करेगा बच्चे, आयोडाइड के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा, I2 में कन्वर्ट करेगा, और जो Fe2+ निकला वो S2O8 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, सल्फेट बना लेगा। और यही आपका आयरन का कैटालिटिक एक्शन होता है इस रिएक्शन में। और ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, अगर एनसीईआरटी की रिएक्शन है मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं आपके जेई और नीट में यहाँ से क्वेश्चन आने का, ठीक है। कुछ नहीं करना, I नेगेटिव बच्चे I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, S2O8 2 नेगेटिव सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन करवा रहा है ये काम, रिएक्शन को कैटेलाइज कौन कर रहा है बच्चे, Fe3+ कर रहा है। याद रहेगा बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, एक बार रिवाइज करने की देर है, सारा याद रहेगा, बताओ बताओ बताओ। ओके, उसके बाद है एलओए फॉर्मेशन। देखो एलओए क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, मेरी बात सुनना बस, ठीक है। एलओए क्या होता है बच्चे, मेटल नॉन मेटल मेटलोइड आपस में मिक्स होते हैं और ये इसी से क्या बनता है बच्चे, एलओए बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मेटल के साथ जो भी मिक्सिंग हो रही है अलग अलग मेटल नॉन मेटल मेटलोइड की, वो तभी मिक्सिंग होगी जब उनकी रेडियाई 15% से ज्यादा नहीं होगी, या तो 15% होगी या उससे, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाँ 15% से ज्यादा नहीं होगी, या तो 15% होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। या आप दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि अगर आपको एलओए बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप मेटल आपस में मिक्स कर रहे हो ना, वो आपस में उनका साइज होना चाहिए, वो सिमिलर होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे, एलओए बनाएंगे। अगर साइज नहीं सेम हुआ तो उनकी कंपोजिशन में गड़बड़ आ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो एक तो ये पॉइंट रेडियाई वाला ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है जो ब्रास है वो किससे मिलके बना होता है, क्योंकि ये कई बार पेपर में आया हुआ है। ब्रास किससे मिलके बना होता है बच्चे, कॉपर और जिंक से। ब्रोंज आपका कॉपर और टिन से बनता है। गन मेटल ये आपका आया हुआ है पेपर में, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। गन मेटल जिसको बेल मेटल भी बोलते हैं, ये किससे बना होता है, कॉपर जिंक टिन से मिला हुआ, मतलब मिलके बनता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, इसको ध्यान में रखना, लेकिन एक दो बार इसको भी रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ये आपका देखो स्टील है, स्टेनलेस स्टील, उसमें क्रोमियम यूज हुआ है और इसमें वेनेडियम यूज हुआ है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट एक ब्रास वाला है, एक ब्रॉन्ज वाला और एक गन मेटल वाला, वो सारा मैंने इसमें आके लिख दिया। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक रेडियाई वाला ध्यान रख लेना कि रेडियाई जो है 15% से क्या हो सकता है, क्या पता परसेंटेज दे दे, और जिसमें एक लिखा हो डिफर बाय नोट मोर देन 15%, डिफर बाय नोट मोर देन 16%। तो आपको ध्यान रखना है क्या नहीं होना चाहिए, डिफर बाय नोट मोर देन 15% नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ब्रास का कॉपर जिंक, आप वैसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हो। और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन होता है, प्योर कॉपर का नहीं होता, थोड़ा टिन भी उसमें मिक्स होता है। और गन मेटल में तो भैया तीनों होते हैं, कॉपर भी, जिंक भी और टिन भी, ठीक है जी। हो गया, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। यस मैम। ओके, अगर ध्यान इतना हो गया, क्या क्या देख लिया हमने आज, मैग्नेटिक मूवमेंट देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे पॉइंट देख लिए, कलर देख लिया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और आपका एलओए फॉर्मेशन वाला भी देख लिया। हाँ पंकज जल्दी बोलो बेटा। कुछ नहीं मैम।
अच्छा गलती से हो गया क्या? अच्छा अब मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनो, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वैसे तो टाइम हो गया लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर कह रही हूँ, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे बच्चे, तो वहां पे मैंने क्या बताया था बच्चे, 15% ना एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इतना रेडियाई होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है मनोज कि सिमिलर होना चाहिए, दोनों का साइज सिमिलर होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तभी इन्होंने एक परसेंटेज दे दिया, भैया इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है मनोज जी? ओके तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चे आपको एक चीज समझा रही थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा बच्चा? कौन बताएगा? बता दो। हो जाएगा। पंकज फिर बोलो। हाँ रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और पंकज का कम है तो भैया मैं अपने आप को रिड्यूस करूंगी, है ना, मैं अपना रिडक्शन नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा, यानी कि मैं क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो मैं क्या करूंगी? खुद को ऑक्सीडाइज करूंगी। मतलब मैं कैसे बिहेव करूंगी? अब रिड्यूसिंग एजेंट करूंगी। ठीक है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, इच्छा रखेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। इतना क्लियर है? पहले तो ये बताओ। चलो ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट। हाँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आपके पास ई नोट ऑफ Mn2+ से Mn में जाना है, मतलब कहने का क्या मतलब है बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये देखी थी ना नोटेशन, इसका मतलब क्या है? जो Mn2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn बना रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये गेन करना भी चाहता है इलेक्ट्रॉन या नहीं करना चाहता? वो आप कहोगे कि मैम ये तो पता चलेगा जब आप हमें बताओगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है इसमें नेगेटिव। इसमें क्या आती है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कम है वैल्यू। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है यानी कि ये जो भाई साहब है Mn2+ वो अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं और वो इच्छा नहीं रखते हैं कि वो Mn में कन्वर्ट हो जाए। वो भैया 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते, वो भैया Mn2+ की फॉर्म में ही रहना चाहते हैं। पहले तो ये बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? फिर मैं रीजन देती हूँ। यस मैम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखने पे। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बच्चे जब तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे Mn2+ की 3d5 होती है और इसकी होती है 4s2 3d5। तो एक बात बताओ, जब ये भैया पहले ही 3d5 में, ये क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? पागल है क्या? ये नहीं लेगा, ये पहले ही हाफ फिल्ड है, ये पहले ही हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो ये यहाँ पे जाने की इच्छा नहीं रखता है, इसलिए वैल्यू क्या आई है बच्चा? नेगेटिव आई है। क्लियर हो गया? रीजन पता चल गया बच्चे? बोलो बोलो। यस मैम पता चल गया। अगर मैं इसकी बात करूं, जिंक 2+ से जिंक में जाने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है या कम है? तो हमें ये देखने को मिला कि इसकी ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी कि भैया जो जिंक 2+ है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चा पार्टी? और जिंक की क्या होती है? 4s2 3d10। तो ये पागल है, ये नहीं जाएगा, ये इसमें ही खुश है, और अगर इसमें ही खुश है तो इसमें नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी बच्चा? नेगेटिव आएगी। क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? पहले तो ये बताओ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे 3+ से 2+ में जाने पे क्या होगा? ठीक है, वो किसकी बात कर रही थी? जब M2+ मेटल में कन्वर्ट हो रहा था। अब मैं बात कर रही हूँ 3+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे स्कैंडियम 3+ और स्कैंडियम 2+ का देखूं, इसकी जो ई नोट वैल्यू देखने को मिली वो मुझे नेगेटिव मिली, यानी कि भैया जो स्कैंडियम 3+ है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे? जो स्कैंडियम 3+ है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है, वो इसी में स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि स्कैंडियम 2+ में डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें डी में 0 होता है। ठीक है, इसलिए भैया ये इसमें जाना नहीं चाहेगा। क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं Mn+3 से Mn2+ में जाने की टेंडेंसी
है क्या, तो हमें ये देखने को मिला कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, यानी कि भैया जो +3 वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन को मजे से गेन करेगा और Mn2+ में जाके कन्वर्ट होगा। रीजन तुम बता दो अपने आप, बताओ बताओ बेटा। क्योंकि Mn2+ क्या है, D5 है, और Mn3+ क्या है, D4 है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, और अगर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है तो भैया मजे से जाएगा, मजे से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसलिए वैल्यू क्या आई है बच्चा, पॉजिटिव आई है। ठीक है, एक और देखो, E0 ऑफ Fe3+ से Fe2+ में जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखा गया तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आया। कौन एक्सप्लेन करेगा इस पॉइंट को, यानी कि Fe3+ भैया एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा नहीं रखता है। कौन बताएगा इसको, क्यों नहीं रखता, जल्दी बताओ, अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए, अनम्यूट करो। मैम क्योंकि वो Fe3 में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Fe2। हाँ, रीजन बच्चे जिया, क्योंकि वो D5 है और Fe2+ में वो क्या है, D6 है ना। और हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल D10 वाली होती है, फिर D5 वाली, फिर D0 वाली, और फिर कोई और। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए बच्चा पार्टी, बोलो यस मैम। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक कॉपर एक लौता ऐसा प्राणी है, एक कॉपर जो है एक लौता ऐसा प्राणी है जिसकी E0 की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको ग्राफ से दिखाऊं, देखो यहाँ पे ये ग्राफ बना रखा है, अगर आपको ये, वैसे मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से कराऊंगी ग्राफ वाला, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ना सारे मेटल्स जो है देख पा रहे हो, सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव जा रखा है, देख पा रहे हो सारे, सबका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है। लेकिन एक कॉपर भैया ऐसा प्राणी है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है, और कितना होता है, 0.34 होता है। तो आपको ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, फिर से बता रही हूँ, अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो एसिड के साथ मिलकर H2 गैस लिबरेट नहीं करता है। याद आ रहा है, मैंने कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो क्या नहीं करता, वो HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके भैया क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई इसको देने वाला भी तो होना चाहिए भैया। तो कॉपर तो खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन छीन के बैठा है, तो वो इसको काहे देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए जो कॉपर है भैया एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिर्फ किसके साथ करता है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जैसे H2SO4 और HNO3, ये याद रहेगा तो भी चलेगा, वरना छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से मोस्ट ऑफ द एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा और H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। एक्सेप्शन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3। क्लियर हुआ बच्चे, बोलो। यस मैम। ओके मैम यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंट क्यों है? किसकी बेटा, बच्चे एक्सपेरिमेंटली मिला, स्तुति एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन हमें इसमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है बाकी सारे मेटल्स की तो नेगेटिव है लेकिन भैया एक कॉपर की पॉजिटिव है। ठीक है स्तुति। मैम तो एक्सपेरिमेंटली में डिफरेंट और कैलकुलेशन में डिफरेंट कैसे आती है? क्योंकि बच्चे ध्यान से सुनना, एक्चुअल में क्या होता है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी अगर आपने पूछ लिया तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ना, ठीक है, वो 3 से मिलके निकलती है। मतलब उसकी सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, और उसका क्या बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है। तो एक्सपेरिमेंटली वो ऐसे निकाली गई, जबकि हम कैसे निकालते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालती है, सब्लिमेशन एनर्जी को काउंट करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को प्लस आयनाइजेशन एनर्जी को, जब तीनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकलता है तो वो कुछ इस तरह से निकलता है। इसलिए बोला गया इरेगुलर ट्रेंड आता है, इस तरह से होना तो चाहिए हमारी अकॉर्डिंग यहाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ गड़बड़ सा मिला। ठीक है बच्चे, स्तुति ठीक है, उस पे आपको नहीं जाना, उस पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ जो मैंने बताया है कि इसकी नेगेटिव कब होगी पॉजिटिव कब होगी, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, करो।
रिडक्शन पोटेंशियल से ये पता चला, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से, कि जो Mn3+ है और जो कोबाल्ट 3+ है बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ध्यान रखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कंसेप्ट के बेसिस पे, इसको तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, मतलब आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, तभी मैं सोचू गड़बड़ कर दी मैंने, एक सेकेंड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है बच्चे? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को रिड्यूस, यानी कि ये अपने आप को Mn2+ में चेंज कर सकता है और ये अपने आप को कोबाल्ट 2+ में चेंज कर सकता है। क्यों चेंज करेगा Mn2+ में? क्योंकि तुम्हें पता है D5 वाली ज्यादा स्टेबल है। ये थोड़ा होना तो ये चाहिए था कोबाल्ट 3+, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देख के कि कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+ में चेंज होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो टिटेनियम है और जो आपका क्रोमियम है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ दोनों को। कैसे करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज, यानी कि क्रोमियम +3 में भी जा सकता है और टिटेनियम +3 में भी जा सकता है और टिटेनियम +4 में भी जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि टिटेनियम 4 ज्यादा स्टेबल होता है। तो टिटेनियम 2+ की क्या टेंडेंसी होती है? टिटेनियम 4 में जाने की ज्यादा टेंडेंसी होती है बजाय कि टिटेनियम 3+ में। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब क्रोमियम 3+ कैसे ज्यादा स्टेबल है बच्चे? क्योंकि क्रोमियम 3+ की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो D3 होती है, और मैंने आपको CFT में क्या बताया था कि D3 का मतलब क्या है? जो T2G है वो आपकी हाफ फिल्ड है। तो जब आप इसका रीजन देखेंगे कि क्रोमियम 3+ क्यों ज्यादा स्टेबल होती है, तो आपको मिलेगा क्योंकि T2G हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हमें पता है T2G हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से ये दोनों क्या करते हैं बच्चे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कौन? टाइटेनियम 2+ और ये क्रोमियम 2+। याद रहेगा आपको, इसमें तो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इसको ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी तो हो जाएगा। बताओ। उसके बाद ध्यान रखना बच्चे, वेनेडियम 2+ ज्यादा स्टेबल होता है। वेनेडियम 2+ जो है वेनेडियम 3+ से ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन भी वही है, क्योंकि वेनेडियम 2+ की बच्चे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D3 होती है, मतलब इसमें T2G क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड आपको पता है ज्यादा स्टेबल होती है। तो आपको ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे ध्यान रखने हैं। रख लोगे ध्यान? बोलो जल्दी, बोलो। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराऊं? बताओ क्या कहते हो? फिर से रिवाइज कराऊं क्या? यस मैम। चलो तो बच्चे एक बार फटाफट से कर लेते हैं, फिर मेरी क्लास है 7 बजे। देखो बच्चे, मैंने क्या बोला था? अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है? कि वो बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा नहीं रखता। तो हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे केस देखे कि Mn2+ Mn में नहीं जाना चाहता, ठीक है। और कौन सा बताया था मैंने? कहाँ गया? हाँ, स्कैंडियम, और कहाँ गया भाई? हाँ, Mn2+ Mn में नहीं जाना चाहता, जिंक 2+ जिंक में नहीं जाना चाहता, है ना। फिर मैंने बताया था स्कैंडियम 3+ भी स्कैंडियम 2+ में नहीं जाना चाहता, ना ही Fe3+ Fe2+ में जाना चाहता है। रीजन आपको पता ही है, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही बच्चे Mn3+ Mn2+ में जाना चाहता है, इसलिए पॉजिटिव है, क्योंकि Mn2+ क्या है बच्चे? D5 है, हाफ फील्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कॉपर एक ऐसा प्राणी है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट HNO3 और H2SO4, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा टाइटेनियम 2+, क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और Mn+3 कोबाल्ट 3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, आ गया समझ में? ठीक है, जो क्रैम करने वाला पोर्शन है वो क्रैम कर लेना। आई होप कि सारी चीजें अभी याद हो गई होंगी। अगर कुछ रह गया होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सोने से पहले रिवाइज कर लेना, सारा माइंड में बैठ जाएगा। इतना ज्यादा भी रटने का नहीं था आज, ठीक है, इतना ज्यादा भी रटने का नहीं था, कम कम है, इसलिए मैंने कम कम ही करवाया है, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे? प्रॉपर्टीज करेंगे KMnO4 की और आपकी K2Cr2O7 विच इज योर पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर हम उस पे स्पेंड करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपको केमिकल रिएक्शन कैसे लर्न करनी है, ठीक है, ताकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो वो आप सोल्व कर सकें।
ठीक है। ओके मैम। ओके ओके ओके। तो आज वैसे बच्चे कम थे, कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, 17 कुछ थे। ठीक है, वैसे होने चाहिए थे 20 के आसपास, चलो कोई बात नहीं है।